नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमर। और आज हम बात करेंगे सीकेडी के बारे में, यानी क्रोनिक किडनी डिसीज या क्रोनिक रीनल फेलियर। जैसा कि नाम में ही लगा हुआ है, क्रोनिक क्रोनिक मीन्स अगर कोई बीमारी 3 महीने से ज़्यादा रहती है तो उसके आगे क्रोनिक लगा दिया जाता है। तो क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब रीनल में यानी किडनी में कोई दिक्कत आ रही है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, इसलिए उसे क्रोनिक रीनल फेलियर बोलते हैं। और यदि ये दिक्कत 3 महीने से पहले पहले रहती है तो उसे एक्यूट रीनल इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। यदि रीनल में कोई एक्यूट इंजरी हुई है, यानी 3 महीने से कम टाइम में कोई दिक्कत आई है, जो उसके पैरामीटर्स हैं उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। बट अगर क्रोनिक कंडीशन में आ जाती है किडनी, यानी क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाता है, तो उसमें रिवर्सिबल होने की संभावना ना के बराबर है। मीन्स अगर किडनी कहीं पे डैमेज हो गई, किस स्तर तक डैमेज हो गई है, तो वो रिवर्सिबल तो नहीं हो सकती है, बट जहां तक डैमेज हुआ है वहां रोका जा सकता है, या उसको थोड़ा सा स्लो किया जा सकता है, या बहुत ज्यादा स्लो किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट किडनी डिसीज क्या होता है। एक्यूट किडनी डिसीज यानी रीनल में जो ब्लड सप्लाई होती है या जो फ्लूइड सप्लाई हो रहा है वो सही से नहीं हो पाता है, तो एक्यूट रीनल फेलियर होता है। अब ब्लड सप्लाई क्यों नहीं हो पाती है, यानी जैसे हार्ट अटैक आया, उसमें हार्ट हमारा सही से पंप नहीं कर पा रहा है। जब सही से पंप नहीं कर पा रहा है तो ब्लड सप्लाई किडनी तक नहीं पहुंच पाएगी। जब किडनी में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ब्लड सप्लाई की कमी के कारण भी एक्यूट किडनी डिसीज हो सकती है। या फिर कुछ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होते हैं, जैसे एनसेड्स होते हैं, जिन्हें हम पेन किलर भी कहते हैं। तो जैसे आइब्रूफेन है, नेप्रोक्सन है, ये भी हमें एक्यूट किडनी इंजरी करते हैं। या कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, जैसे जेंटामाइसिन हो गया, अमीकासिन है, ये भी हमें किडनी पे इंजरी करते हैं। या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया है, उस कंडीशन में भी हमारा थोड़ा सा किडनी डैमेज हो जाता है। अगर ये मेडिसिन बंद कर दी जाती है तो जो किडनी इंजरी है वो रिवर्सिबल हो जाती है। या फिर कोई व्यक्ति जो डिहाइड्रेटेड है उसको फ्लूइड सप्लाई कर दी जाए, या फिर वो पानी पी ले ठीक से, तो भी ये रीनल इंजरी रिवर्सिबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं सीकेडी के बारे में, क्रोनिक किडनी डिसीज या क्रोनिक किडनी फेलियर। किडनी के पैरामीटर होते हैं ईजीएफआर, यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मीन्स हमारी किडनी शरीर के टॉक्सिन को, फ्लूइड को किस रेट से छानती है। जो कॉमन कॉज है क्रोनिक किडनी डिसीज के, उसमें नंबर 1 पे आती है डायबिटीज, नंबर 2 पे आता है हाइपरटेंशन, कुछ ग्लोमेरुलर डिसीज भी हैं, और कुछ ड्रग्स भी हैं जो किडनी को क्षति पहुंचाते हैं। अब एक्यूट किडनी डिसीज और क्रोनिक किडनी डिसीज में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जो एक्यूट किडनी डिसीज है, अगर उसका रूट ऑफ कॉज पता चल जाता है तो वो रिवर्सिबल किया जा सकता है। बट क्रोनिक किडनी डिसीज में रूट ऑफ कॉज का पता चलने पर भी उसे रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता है। हम उसको स्लो कर सकते हैं, उसकी प्रोग्नोसिस को स्लो कर सकते हैं, या जहां तक डैमेज हो गया किडनी का वहां पे रोका जा सकता है, बट वो रिवर्सिबल नहीं होता है। जो लोग ये दावा करते हैं कि रिवर्सिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। किडनी का जो डैमेज होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के आधार पे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। स्टेज 1 में आता है अगर जो किडनी की छानने की रेट है, ईजीएफआर है, वो 90 या 90 से ऊपर है, या तो किडनी नॉर्मली वर्क कर रही है, या ये कह सकते हैं कि माइनर थोड़ा सा इशू है किडनी के संग, लेकिन वो चिंता वाली बात नहीं होती है, ये मान लिया जाता है कि वो सही से काम कर रही है। स्टेज 2 आता है, 60 से 89% होता है इसमें किडनी का जो फंक्शन होता है या जो रेट होता है छानने का। इसका मतलब होता है कि माइल्ड किडनी माइल्ड से मॉडरेट में जा रही है, लेकिन अभी भी वो काम ठीक ठाक कर रही है, लेकिन उसमें डैमेज होना शुरू हो गया है। स्टेज 3 है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टेज 3A, स्टेज 3B। स्टेज 3A में 45 से 59 का ईजीएफआर आएगा। इसका मतलब है कि माइल्ड से मॉडरेट हो गई है किडनी का जो डैमेज हो रहा था, और किडनी अब सही से काम नहीं कर रही है। स्टेज 3B में आता है 30 से 44 का जो जीएफआर होगा वो रेट दिखाई देगा। इसका मतलब है जो किडनी है वो मॉडरेट से सीवियरिटी की तरफ जा रही है, और किडनी का फंक्शन और भी ज्यादा हैम्पर होने लगा है। अब आते हैं स्टेज 4 पे। स्टेज 4 का मतलब है 15 से 29% ही रेट रह जाता है जो किडनी वर्क कर रही होती है। इसका मतलब है कि किडनी का जो फंक्शन है अब वो खत्म होने की कगार पे आ गया है। अब यहाँ से किडनी अपना काम करना बंद कर देगी। और स्टेज 5 में आता है कि जब ये 15% से भी कम रह जाता है फंक्शन, तो ये स्टेज 5 में आता है। इसका मतलब है किडनी अब करीब करीब बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में
डायलिसिस पे पेशेंट आ जाता है या फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देखता है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन किडनी डैमेज के बारे में बताती है, उसको ACR बोलते हैं, यानी एल्यूमिन किडनी रेशियो। इस इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चलेगा कि किडनी हमारी किस कंडीशन में आ गई है या किस स्टेज पे आ गई है। इसीलिए फिजिशियन और आम जनमानस को ये जानने की बहुत आवश्यकता होती है कि जिन्हें डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, उनमें किडनी डैमेज का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब इनका ट्रीटमेंट लिया जाता है उसके साथ साथ किडनी के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें भी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों ही साइलेंट किलर हैं जो आदमी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को CKD हो गया है तो अब हम उसके प्रोग्रेशन को कैसे रोकेंगे और हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी को समझ लेना चाहिए। हम ये जानेंगे कि किडनी हमारी क्या काम करती है और कैसे काम करती है। सबसे पहले किडनी वाटर का फिल्ट्रेशन करती है, प्लाज्मा को, ब्लड को, इनका फिल्ट्रेशन करके मेंटेन करती है। अगर किडनी सही से छानेगी नहीं, किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो सही से हमारे फ्लूइड को छानेगी नहीं, टॉक्सिन बाहर नहीं जाएंगे, तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन हो जाएगा, जिसके रिजल्ट हमें हमारे पैरों में सूजन आने लगेगी, चेहरे पे पफीनेस हो जाएगा, फ्लूइड रिटेन होने लगेगा हमारी बॉडी में, हमारा वजन बढ़ जाएगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। अब हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। जब हमें ठीक से पानी नहीं निकलेगा यूरिन के माध्यम से, तो जो सोडियम की मात्रा है वो हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। जब पानी शरीर में बढ़ता जाएगा और सोडियम की जो मात्रा है वो उतनी ही रहेगी, तो उसे हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, मीन्स सोडियम कम हो जाएगा। इन क्रोनिक किडनी डिसीज में पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, तो उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और हाइपरकैलेमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चलते भी होता है। इन केस ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज, जो हाइपरकैलेमिया है उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर हो जाते हैं। कई बार पेशेंट को और डॉक्टर्स को उससे बचने का समय भी नहीं मिल पाता है। सडन कार्डिक अरेस्ट होगा, अरिथमिया होगी और जो कार्डिक इरेगुलरिटी है वो देखने को मिलेगी। टाल टी वेव ऑन ECG में दिखाई देता है और जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं एसिड बेस के बैलेंस के बारे में। H+ मीन्स एसिड कितना है और SCO3 मीन्स बाइकार्बोनेट कितना है। आपको ध्यान रखना है कि क्रोनिक किडनी डिसीज में जो H+ होता है वो रिटेन होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, और जो बाइकार्बोनेट है वो एक्सक्रीट हो जाता है। बाइकार्बोनेट को भी रीएब्जॉर्ब होना चाहिए, बट वो निकल जाता है, मीन्स बेस निकल गया और एसिड रीएब्जॉर्ब हो गया, मतलब ओवरऑल मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई। तो किडनी हाइपरकैलेमिया को बढ़ाती है। कैसे बढ़ता है? ज्यादातर मेडिकोस को पता होगा, जो पोटेशियम होता है वो सेल्स के अंदर रहता है, बट इस कंडीशन में वो सेल के बाहर हो जाता है। अगर वो सेल के अंदर रहता तो ठीक रहता, जब वो बाहर आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि CKD पेशेंट में जो कैल्शियम और फास्फोरस का क्या रोल रहता है और क्या सिचुएशन रहती है इस पे। इससे पहले हम विटामिन D के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारी बॉडी में 7D हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये कॉलीकैल्सिफेरॉल लीवर में कन्वर्ट होता है 2,5 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में, फिर वो जाता है किडनी में, वहाँ वो 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनाता है। इसी को हम एक्टिव विटामिन D बोलते हैं। अब किसी व्यक्ति को CKD हुआ है तो उस कंडीशन में जो हमारा विटामिन का जो प्रोसेस होता है, तो विटामिन D स्किन से होता हुआ, लीवर से होता हुआ किडनी तक तो आ जाता है, बट किडनी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी किडनी डैमेज हो गई है। इसलिए मीन्स अगर किडनी डैमेज हो गई तो विटामिन D की कमी होनी ही है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी कैल्शियम होता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। वो एब्जॉर्प्शन जो कराता है उसके लिए विटामिन D रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर विटामिन D नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, तो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। दूसरी हम बात करेंगे फॉस्फेट की, जो हमारे यूरिन से निकलता है। अगर किडनी डैमेज हो रही है तो हमें सही से यूरिन भी नहीं आता है, जिसके वजह से हमारा फॉस्फेट बाहर नहीं निकल पाता है और हमारी बॉडी में ही रिटेन होने लगता है। जब हमारी बॉडी में फॉस्फेट रिटेन होने लगता है तो ब्लड में हमारे फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है, जो कैल्शियम से कंबाइन कर जाता है। जब ये कैल्शियम से कंबाइन करता है तो जो कैल्शियम हमारी बॉडी का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है वो आदेश करता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो जो बोन्स है उसका कैल्शियम निकाल के ब्लड में कर दिया जाए, तो जिसके वजह से हमारी बोन भी वीक हो जाती है, जिसे हम रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लड सेल पे क्या असर करता है।
अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो किडनी एक हार्मोन बनाती है इरेथ्रोपोइटिन नाम का। इरेथ्रोपोइटिन का काम होता है वो हमारे जो आरबीसी है या ब्लड सेल्स हैं उसको बनाने की में मदद करता है, जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और ब्लड बनवाता है। बट अगर किडनी हमारी डैमेज हो गई तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो हमारा एचबी कम होता चला जाता है। एक कारण और भी होता है ब्लड कम होने का कि ऐसे व्यक्ति में जिसको सीकेडी है उसका यूरिया, क्रिएटिनिन या जो अदर टॉक्सिन्स है वो बढ़ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाती है। जब भूख लगना बंद हो जाती है तो वो खाना ही नहीं खाएगा तो खून कैसे बनेगा, तो इसको न्यूट्रिशनल अनीमिया भी बोलते हैं। सीकेडी पेशेंट में जो प्रोटीन है उसका एक्सक्रीशन नॉर्मल से बहुत ज्यादा होने लगता है। जो एल्यूमिन होता है वो इम्यूनिटी के लिए, बॉडी मास के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर वो यूरिन से निकलने लगता है तो उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, बॉडी हमारी माल न्यूट्रिशन में चली जाती है, जिसके चलते जब हमें प्रोटीन की कमी होने लगेगी तो हमारा लीवर ज़्यादा प्रोटीन बनाने लगेगा। जब प्रोटीन बनने लगेगा तो उसमें लाइपोप्रोटीन भी साथ में बनने लगेगा, तो लाइपोप्रोटीन ज़्यादा बनने लगेगा तो उससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमें कार्डियक की प्रॉब्लम आने लगेगी, दिल की बीमारियां बढ़ने लगेगी। सबसे जरूरी बात है जो किडनी है उससे हमारे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड को फिल्टर होना चाहिए, बट किडनी डैमेज की वजह से वो सही से नहीं हो पाता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो क्रिएटिनिन होता है हमेशा उसके बढ़ने का कारण ये नहीं होता है कि हमको सीकेडी हो रहा है या क्रोनिक किडनी डिसीज हो रही है। जो क्रिएटिनिन है वो हमारे यूरिन से जब निकलता है या जो बनता है वो या तो मसल के ब्रेकडाउन की वजह से बनता है या प्रोटीन के डाइजेशन की वजह से बनता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ सकता है, और इसी क्रिएटिनिन के बेसिस पे हम ईजीएफआर को निकालते हैं। अब हम क्रोनिक किडनी डिसीज के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्रोनिक किडनी डिसीज की जो इंजरी हो गई हम उसको जहां तक हो गई वहां पे रोक सकते हैं या उसकी प्रोग्नोसिस को बहुत स्लो कर सकते हैं, बट ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें अपने बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी होगी। अब हम बात करेंगे हम क्या क्या दवाई ले सकते हैं और हमें क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि शरीर में एसिड ज्यादा बनने लगता है, जो बाइकार्बोनेट है वो एक्सक्रीट होने लगता है, उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए। जब बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट हो जाता है तो एसिडोसिस होने लगती है, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम सीकेडी पेशेंट को उसकी डाइट के लिए बात करेंगे। डाइट में सबसे पहले हम प्रोटीन का रेस्ट्रिक्शन करेंगे। हाई प्रोटीन डाइट, स्पेशली जो एनिमल डाइट होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अमीनो एसिड हम लेते हैं वो फर्दर जाके प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन होता है वो आगे जाके क्रिएटिनिन या यूरिया में टूटता है, जिसे हम एजोटीमिया भी बोलते हैं। इसलिए हमें हर तरीके का जो एनिमल प्रोटीन है वो बंद करना पड़ेगा। केवल हम वेजिटेरियन जो प्रोटीन होता है जैसे दालें वगैरह ये हम ले सकते हैं, और इतना हमें लेना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से प्रोटीन लेना बंद कर देंगे तो ये हमें माल नरिश कर देगा, यानी हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन्हें जो प्रोटीन की नीड होती है अपने वर्क करने के लिए वो भी हमारे डैमेज होने लगेंगे। इसलिए जो दालों का प्रोटीन है वो हम ले सकते हैं। और इसके लिए एक मेडिसिन आती है जो नोडोसिस नाम से आती है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर हमारे शरीर में एसिड बहुत ज्यादा बनने लगा है और बाइकार्बोनेट कम हो गया है, तो दोनों जब रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो हमारा पीएच जो आता है वो 7 आता है। तो हमें ये मेंटेन रखना पड़ता है। तो जब एसिड ज्यादा हो गया तो एसिड को कम करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट अलग से लेना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग से लेना पड़ेगा। जो मार्केट में नोडोसिस नाम की टैबलेट आती है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो लेकर हम इस दिक्कत से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेट की। जब फॉस्फेट हमारा एक्सक्रीट कम होता है तो बॉडी में वो बढ़ जाता है। फॉस्फेट बॉडी में बढ़ जाता है तो वो कैल्शियम के साथ कंबाइन कर जाता है। कैल्शियम के साथ वो जब कंबाइन करता है तो जो हमारा आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है उसकी मात्रा हमारी गिर जाती है। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो हमारे बॉडी को आदेश करता है कि जो कैल्शियम की कमी हुई है वो बोन से कैल्शियम निकाल के पूरी की जाए। जब बोन से कैल्शियम निकाला जाएगा तो बोन हमारी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए जो फॉस्फेट डाइट होती है उसका इंटेक भी हमें बहुत ज्यादा कम कर देना पड़ता है इन सीकेडी पेशेंट में। दूसरा, फॉस्फेट को रोकने के लिए हम फॉस्फेट बाइंडर नाम की मेडिसिन दे सकते हैं। अगर हम ये मेडिसिन देंगे और मान लो जो हम खाना खाते हैं उसमें फॉस्फेट ज्यादा है, तो ये मेडिसिन फॉस्फेट बाइंडर नाम से ही पता चल रहा है, तो ये फॉस्फेट को बाइंड कर लेती है और बाइंड किया हुआ फॉस्फेट हमारे लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जिससे इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और जो ब्लड है उसमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती है।
जो कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाता है या बॉडी में कम हो जाता है, उसे बढ़ाने के लिए मैंने पहले बताया था कि विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि किडनी डैमेज हो गई है। तो किडनी डैमेज हो गई तो एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी नहीं बन पाता है। तो इस केसेस में कुछ इंजेक्शन आते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल के 3 लाख 6 लाख आईयू यूनिट में, उसको वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, उसे डायरेक्ट हमें मांस में लगवाना होता है, जिससे हमारा जो कैल्शियम है वो सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया की। सीवियर हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम बहुत ज्यादा हो जाता है शरीर में। इसके लिए जो कैल्शियम ग्लाइकोनेट होता है, इसमें 10% कैल्शियम ग्लाइकोनेट 10 मिनट के लिए 10 ml देना होता है, जिससे हार्ट स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम डेक्सट्रोज में इंसुलिन देंगे पोटेशियम कम करने के लिए, क्योंकि जो इंसुलिन है वो पोटेशियम को जो बाहर आ गया है प्लाज्मा से, इसको वापस फिर से सेल के अंदर भेजने का काम करेगा और जो हमारा हाइपरकैलेमिया है वो फिर से कम हो जाएगा। ये पूछेगा कि हम डेक्सट्रोज क्यों दे रहे हैं और इंसुलिन क्यों दे रहे हैं। इंसुलिन का तो आपको बता ही दिया कि पोटेशियम वापस जाने के लिए देते हैं, लेकिन डेक्सट्रोज में क्यों देते हैं? डेक्सट्रोज में इसलिए देते हैं कि इंसुलिन का काम होता है कि शुगर को कम कर देता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हमने इंसुलिन दे दिया तो उसका शुगर बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, इसीलिए हम डेक्सट्रोज में देंगे। डेक्सट्रोज में शुगर होता है तो वो उसको मेंटेन करेगा और जो हमारा पोटेशियम है वो भी सेल के अंदर चला जाएगा। इसलिए डेक्सट्रोज में कैलकुलेटेड तरीके से ये इंसुलिन दिया जाता है। और हम क्या कर सकते हैं पोटेशियम को कम करने के लिए? हम न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं बीटा एगोनिस्ट ड्रग से, जैसे लीवोसाल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल। इससे भी हमारा पोटेशियम रिड्यूस हो जाता है। कुछ पोटेशियम बाइंडिंग सैचेट भी आते हैं जिसे हम पानी में घोल के पी सकते हैं, जिससे भी हमारा पोटेशियम कम हो सकता है। और सीकेडी पेशेंट को जो पोटेशियम रिच डाइट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जैसे आलू होता है, पालक होती है, इनको उसे कम खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एनीमिया के बारे में। तो जो एनीमिया होता है वो सीकेडी पेशेंट में क्यों होता है? क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन नाम का जो हार्मोन होता है वो किडनी नहीं बनाती है। जब वो किडनी नहीं बनाती है तो हमारे जो हेमोग्लोबिन है वो डाउन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो एरिथ्रोपोएटिन है उसके इंजेक्शन देने होते हैं, वो भी इंसुलिन की तरह ही दिए जाते हैं। और साथ में हम आयरन सप्लीमेंट दे देते हैं, तो हमारा जो एनीमिया का प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव कर जाता है। जो सीकेडी का मुख्य कारणों में से है जैसे हाइपरटेंशन, उसमें हम एआरबी चलाते हैं और एस इनहिबिटर चलाते हैं। जो एआरबी होता है उसमें टेल्मासार्टन होता है, वालसार्टन होता है, और एस इनहिबिटर में आता है जैसे रामिपिल हो गया, इनालाप्रिल हो गया। ये मेडिसिन इसलिए चलाते हैं कि कई स्टडीज में ये पाया गया है कि सीकेडी पेशेंट में जो पहला साइन आता है वो प्रोटीनूरिया का आता है, यानी प्रोटीन पेशाब से निकलने लगता है। तो ऐसा देखा गया है कि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जो प्रोटीन निकल रहा है हमारे यूरिन से उसको भी बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। थोड़ा ये भी देखा गया है कि ये जो मेडिसिन होती है कुछ हद तक जो हमारा किडनी है उसका लेवल को बढ़ा देती है, बट इससे परेशान होने की बात नहीं है। ओवरऑल ये हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती है। और जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं या सीकेडी पेशेंट है तो उसको टाइम टू टाइम हमें नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपने जो पैरामीटर्स हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उसमें भी क्रोनिक किडनी डिजीज का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंटों में SGLT2 इनहिबिटर देते हैं, जो पहले केवल डायबिटिक पेशेंट में ही दी जाती थी। ये देखा गया है कि वो मेडिसिन डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है। बट स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी ये मेडिसिन का अच्छा रोल है, उनमें भी ये किडनी को प्रोटेक्ट करती है। इन मेडिसिन का नाम है डापाग्लाइफोजिन, इनालाग्लाइफोजिन। ये इस तरीके की 2-3 मेडिसिन जो हैं वो हमें डायबिटिक पेशेंट में साथ में देनी होती हैं। और इसके साथ साथ आपको डाइट में रेस्ट्रिक्शन करना होगा। जैसे हाइपरटेंशन पेशेंट होगा तो उसमें सोडियम यानी जो सफ़ेद नमक है वो कम से कम लेना होगा और घर का ही खाना खाना होगा। बाहर का कुछ भी तला जैसे समोसा है, पूड़ी है, ये सब पे अपना कंट्रोल करना होगा। और 3 पी होती हैं, जैसे पोटेशियम का इंटेक कम करना पड़ेगा, प्रोटीन का इंटेक कम करना पड़ेगा, फॉस्फोरस का इंटेक कम करना पड़ेगा। अब इसके साथ ही हम 2 दवाइयों की बात और करते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट की ड्रग ऑफ चॉइस में आती हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि ये मेडिसिन खाने से हमारा किडनी का लेवल कम हो जाता है। बट अभी पूरी तरीके से ये कोई स्टडीज़ नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये है कि इस पे स्टडीज़ चल रही है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये किडनी की जो लेवल है उसको रिड्यूस करने में मदद करती है। पहली दवाई है जो N-एसिटाइलसिस्टीन। ये
पैरासीटामोल की ओवरडोज का एंटीडोट भी होता है। एंड एसिटाइलसिस्टीन बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट का एक ड्रग ऑफ चॉइस बन गया है। ऐसा देखा गया है ये क्रिएटिनिन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, ईजीएफआर को इम्प्रूव कर देता है। एक्यूट किडनी डिसीज में इसका रोल बहुत ज़्यादा अच्छा स्टडीज में देखा गया है कि जो किडनी बढ़ जाती है वो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल हो जाती है। साथ में इसके एक टॉलिन नाम का एमिनो एसिड होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट की ही तरह काम करता है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है किडनी या जो हमारे शरीर में टॉक्सिक बनते हैं उसको कम करने में। अब हम दूसरी मेडिसिन की बात कर लेते हैं, अल्फा कीटो एनालॉग्स। ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो एनिमल प्रोटीन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है क्योंकि इसमें एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं जिसका कैटाबॉलिज्म भी होता है। टॉक्सिन्स है जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये ज़्यादा बनता है। अल्फा कीटा एनालॉग एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें नाइट्रोजीनियस जो ग्रुप होता है जो अमीनो एसिड में लगा हुआ होता है उसको हटा दिया जाता है। इसमें केवल एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजीनियस ग्रुप नहीं लगा हुआ होता है, वही केवल हमारे पेशेंट को दिया जाता है जिससे कि उनका जो टॉक्सिन जो बनाते हैं, जो चीज़ यूरिया या यूरिक एसिड को प्रमोट करते हैं वो नहीं होता है और हमारा माल न्यूट्रिशन जो बॉडी में होने की संभावना होती है उसको काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो नॉर्मली बनता है उसी के वजह से हमारी किडनी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अल्फा कीटो एनालॉग देने से जो माल न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी में वो नहीं होगा। तो आशा करता हूँ सीकेडी से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, तो आप भी अपने आसपास थोड़ा सा जागरूकता फैलाएंगे, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, तला चिकना खाना नहीं खाएंगे, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। थैंक यू।